भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश प्रवास के कार्यक्रम के इस श्रृंखला में लखनऊ के प्रबुद्ध जनों के साथ आज के इस संवाद और नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण सिंह जी, श्री दुष्यंत गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के सह प्रभारी सम्मान्य श्री सत्या कुमार जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में उपस्थित लखनऊ के सभी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी प्रबुद्धजन, उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबकी ओर से मैं अपने लोकप्रिय और कर्मठ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद इस वैश्विक महामारी पर पूरी तरह मानवीय नियंत्रण होगा, एक विश्वास अब जागृत हुआ है देश के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड मैनेजमेंट कैसे होता है, आपदा प्रबंधन का कार्य कैसे किया जाना चाहिए, दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में यह जाना, सीखा। लेकिन साथ साथ राजनीतिक दल संगठन को सेवा का पर्याय बनाएंगे। दुनिया के लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले दलों के सामने माननीय नड्डा जी ने संगठन को सेवा का पर्याय बना करके प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में इसका भी एक आदर्श प्रस्तुत किया है। हम सब जानते हैं कि कोरोना से मृत्यु दर न्यूनतम है, लेकिन संक्रमण तीव्रतम, और संक्रमण की चेन को हर हाल में रोकना ये इसके प्राथमिक बचाव का उपाय था, और इसीलिए लॉकडाउन की कार्रवाई करनी पड़ी थी। उसके बाद भी प्रतिबंध लगाए गए थे जिससे अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत 135 करोड़ की आबादी का देश सफलतापूर्वक इतनी बड़ी आबादी को बचाने में भारत सक्षम रहा। शासन अपने स्तर पर प्रयास किया, उसमें सफलताएं भी मिली, लेकिन राजनीतिक दल, आप दिन प्रतिदिन नेताओं के वक्तव्य सुनते होंगे, देखते होंगे, उनके आचरण को नजदीक से महसूस करते होंगे। राजधानी में आप लोग रहते हैं, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से, देश के अन्य क्षेत्रों से आपका संवाद बना रहता है, और उस संवाद के कार्यक्रम को आपने महसूस किया होगा।
उनके वक्तव्य, यानी कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश में मार्च प्रथम सप्ताह में आया था। आज 22 जनवरी है, यानी लगभग 10.5 महीने बीत चुके हैं। बहुत सारे दलों के नेता तो ऐसे हैं कि जो अभी भी क्वारंटीन में हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनको ट्वीट आते हैं। जब नेता ही क्वारंटीन में है तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता तो आइसोलेट होगा ही होगा। तो ये आइसोलेट कार्यकर्ताओं ने, उन दलों के कार्यकर्ता भी आइसोलेट हुए हैं। लेकिन इसके विपरीत मैंने इस बात को देखा है कि 15 मार्च से हम लोगों ने कोविड प्रबंधन का कार्य प्रारंभ किया था और कोई सप्ताह ऐसा नहीं था जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के मुख्यमंत्रियों के साथ या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से संवाद न बनाया हो। जान भी बचाना है, जहान भी बचाना है, इस मंत्र को देकर के हर स्तर पर राज्यों के साथ संवाद बनाना, उन्हें सहयोग करना, हर एक स्तर पर एक नया संबल देना, प्रोत्साहन देना, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्य करना, यह कार्य हुआ। लेकिन मैं देखता था कि सरकार, भारत सरकार के साथ हम संवाद बनाते थे, तब तक नड्डा जी का भी फोन आ जाता था कि योगी जी क्या हो रहा है, थोड़ा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बारे में थोड़ा बात करिए, जनता को बचाना है। संगठन, अब कार्य इस समय संगठन का नहीं होना है, इन कार्यकर्ताओं को थोड़ा जनता की सेवा में लगवा दीजिए। संगठन के साथ स्वतंत्र देव जी से बात करिए, कार्यकर्ताओं के साथ। आपको याद होगा कि मैंने एक सप्ताह के अंदर ही, जब माननीय नड्डा जी ने मुझे कहा कि मैंने वर्चुअल संवाद बनाया था, एक साथ 43,000 बूथ अध्यक्षों के साथ सीधे मैंने संवाद बनाया था और वो पहला वर्चुअल संवाद था उत्तर प्रदेश के अंदर। यह कार्य पद्धति एक एक कार्यकर्ता को, भाई संगठन की बात इस समय मत करो, सेवा कितना आप कार्य कर सकते, अपने घर से कितना भोजन के पैकेट आप ला सकते हैं। जो लोग, जिसको भोजन नहीं मिला है, ये जो अभूतपूर्व कार्य हुआ सेवा का, और कहा कि नहीं, इस समय सेवा ही हमारा संगठन है। ये जो मंत्र उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, हम लोगों को बहुत सहायता उससे मिली। क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, 24 करोड़ की आबादी के राज्य में, यह कठिन था कि हम सरकारी मशीनरी से एक साथ हर एक घर तक सहायता पहुंचा सकें। लेकिन जब एक एक कार्यकर्ता, एक एक प्रबुद्धजन, एक एक स्वयंसेवी संगठन खड़ा हो गया और साथ में आकर के सरकार के साथ कदम से कदम मिलाता हुआ दिखाई दिया, तो उत्तर प्रदेश ने सफलतम मॉडल खड़ा कर दिया कि कोरोना प्रबंधन का सफलतम मॉडल कैसे हो सकता है। यह आप सबके सामने है, देश के सामने है, दुनिया के सामने भी है। और यही राजनीतिक दल की कसौटी है। एक राजनीतिक दल को किस रूप में कार्य करना, स्वयं के लिए कार्य करना है, केवल सत्ता में बने रहने के लिए कार्य करना है, या जो इससे पहले की परिपाटी चली आ रही थी। लखनऊ में तो आप सब जानते हैं, 15 वर्षों में राजनीतिक दलों ने, इससे पहले आप ज्यादा पुराने समय में ना भी जाएं, 2004-3 से लेकर के 2017 के बीच में क्या नहीं हुआ था, क्या कुछ नहीं होता था। लेकिन उन सब से अलग हट करके राजनीति में भी आएंगे तो मूल्यों और आदर्शों के साथ आएंगे। जो चुनाव के पहले कहेंगे, वह चुनाव के बाद उसको हकीकत में बदलने का कार्य भी करेंगे। आपको ये सब दिखाई दे रहा होगा। देश के अंदर आज जो अभूतपूर्व समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, तमाम दुष्प्रचारों के बावजूद भी देश की जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जुड़ रहा है, उसके पीछे यह एक विश्वास है कि मोदी जी जो कहेंगे। आपने देखा होगा दुनिया के अंदर, जब अमेरिका के अंदर लॉकडाउन हुआ, जनता सड़कों पे आ गई। कुल 33 करोड़ की आबादी का लोकतंत्र है अमेरिका, और भारत 135 करोड़ की आबादी का लोकतंत्र है।
और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि थाली बजानी है तो एक गरीब की एक झोपड़ी में रहने वाला इंसान हो या किसी बड़े प्रासाद में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति थाली लेकर के अपने घर के सामने बजा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा अपने घर में एक एक दीप जलाओ। हर व्यक्ति अपने घर में एक दीप जला करके देश की एकता का संदेश दे रहा था। यह है भारत के अंदर लोकतंत्र का संदेश। और लोकतंत्र का वह संदेश इसलिए क्योंकि याद करिए 26 मई 2014 की वह तिथि जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण की थी। और शपथ ग्रहण के समय उन्होंने इस बात को कहा था कि देश के अंदर गांवों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए कार्य करेंगे। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को इस देश की जनता जनार्दन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, लेकिन किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। योजनाओं पे योजनाएं देते गए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए। एक लंबी फेहरिस्त है योजनाओं की, लंबी फेहरिस्त है। परसों 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमने प्रदेश के अंदर 7,10,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना एक आवास उपलब्ध कराया एक दिन में। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में कितने आवास अब तक हम लोगों ने पिछले 3 सालों में दिए हैं? शहर और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो संख्या बनती है 39 लाख। 39 लाख प्रधानमंत्री आवास उत्तर प्रदेश के अंदर या तो बन चुके हैं या बनने की प्रक्रिया के अलग अलग चरणों में चल रहे हैं। यह काम पहले भी हो सकता था। इन गरीबों के पास मकान नहीं थे या मकान जर्जर थे या झोपड़ी में रह रहे थे, खाना बदोश की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन गरीब के मन में गरीब के प्रति पीड़ा का भाव, उस गरीब के लिए आवास उपलब्ध कराने का कार्य, आवास का नाम अपने नाम से नहीं किया, आवास का नामकरण अपनी पार्टी के नेताओं के नाम से नहीं किया। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक सत्ता है, प्रधानमंत्री के नाम पर आवास जाना जाएगा और देश की जनता देश की संवैधानिक सत्ता के प्रति सम्मान का भाव रखेगी। यह कार्य इन आवास योजनाओं के माध्यम से देश के प्रति जोड़ने का यह भाव, यह उन योजनाओं के माध्यम से देखने को मिल रहा है। एक एक योजनाओं को आप देखेंगे, उसमें न जाति का भू है, न परिवार का भू है, न किसी प्रकार की क्षेत्र का, न भाषा का, न मत का, न मजहब का, न संप्रदाय का, किसी प्रकार का नहीं। एक ही भाव है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। यानी आज भी हम लोगों को क्या कहा जाता है? मुझे याद है चुनाव के पहले हम लोग एक बैठक में थे और बैठक में हमारे एक कार्यकर्ता ने कहा कि अगर बिजली का बिल समाप्त हो जाए तो जनता में वोट दे देगी। तो हमारे एक नेता ने कहा क्या कि हम केवल सत्ता के लिए राजनीति में आए हैं या देश के लिए आए हैं? अगर देश की हमें सोचना है तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें जाना होगा, सतत विकास की तरफ हमें चलना होगा। और सतत विकास ये कि हम जनता को सुविधा देंगे, लेकिन जनता को साथ साथ पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे उसकी आने वाली पीढ़ी और खुशहाल हो सके। ये हमारा प्रयास होना चाहिए और ये प्रयास उसके जीवन में निरंतर खुशहाली की ओर उसे प्रेरित करेगा। सत्ता प्राप्त करना केवल हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। देश के बारे में हम सोचें, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के बारे में हमें सोचना होगा। और इस उज्जवल भविष्य के बारे में सोच ही है जो हमें दुश्मन देश के घर में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करने तक के लिए प्रेरणा प्रदान कर देती है। यह वही सोच है कि गलती की किसी और ने, लेकिन अगर हमारे नेता ने कभी संकल्प लिया था कि इस देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान रहेगा, 2 प्रधान 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेगा,
तो उसको जब अवसर मिलेगा हम साकार करेंगे और कश्मीर से धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त करके देश के अंदर एक संदेश देने का काम भी किया है। यही कारण है कि चाहे वह किसी भी तबके के नागरिकों के लिए देख सकते हैं, योजनाओं का एक लंबा अंबार है और खास तौर पर यहां पर जो प्रबुद्ध जन बैठा हुआ है, और मैं चाहूंगा आप प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्विटर हैंडल पे देखते होंगे, नमो ऐप का अवलोकन करते होंगे, प्रधानमंत्री जी को ट्वीट और रिट्वीट करते होंगे। एक एक योजना के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। देखेंगे आप किस रूप में कितनी बड़ी सोच देश के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और उस सोच को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी जब कार्य कर रही है तो उसी का परिणाम है। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले लोग कहते थे क्या राम जन्मभूमि का मुद्दा पार्टी रखेगी? हम लोग असमंजस में थे। हमसे कहा गया कोई वक्तव्य नहीं देना है, और जब घोषणा पत्र भी जारी हुआ कि संवैधानिक दायरे में रहकर किस समस्या का समाधान करवाएंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे दल ऐसे थे, बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं। समस्या का समाधान हो गया, वो कह रहे हैं कि राम तो हमारी भी हैं। 9 नवंबर 2019 के पहले वे लोग वक्तव्य देते थे कि न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करते थे, कहते थे इस समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए, कोर्ट को इसको लंबा खींचना चाहिए। उससे पहले जब लोग सत्ता में थे तब कहते थे कि राम और कृष्ण तो मिथक हैं, ये वास्तविक हैं ही नहीं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी कहते थे कि हम अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता है। अयोध्या में किसने क्या किया है हर व्यक्ति जान रहा है। और आज तो अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को भी आगे बढ़ा दिया है। कितना आनंद का विषय है। जो कहा सो करके दिखा दिया है। गरीब कल्याण के लिए कोरोना प्रबंधन के माध्यम से देश की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के वैश्विक मंच में भारत की उपस्थिति को लेकर के आज भारत सॉफ्ट स्टेट नहीं बल्कि दुनिया का एक मार्गदर्शक स्टेट के रूप में दुनिया के सामने एक नए ओज और तेज के साथ, अपनी एक नई छाप के साथ दुनिया के सामने एक नए स्वरूप में सामने आया है, क्योंकि राजनीतिक दल ने उस प्रकार का नेतृत्व दिया है और भारतीय जनता पार्टी के कारण संभव हो पाया है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी का विगत 2 दिनों से संगठन को, सरकार के मंत्रियों को, कार्यकर्ताओं को, अलग अलग तबके के लोगों के साथ तो संवाद का कार्यक्रम था। उसी संवाद के कार्यक्रम में आज माननीय नड्डा जी का आगमन और यह संवाद का कार्यक्रम राजधानी के हमारे सभी प्रबुद्ध जनों के बीच में यहां पर प्राप्त हो रहा है। ऐसे यशस्वी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका 1 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा हुआ है। मैं इस अवसर पर आदरणीय नड्डा जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। उनके स्वस्थ दीर्घ जीवन और एक यशस्वी कार्यकाल की भी कामना करता हूं और इस अवसर पर आदरणीय नड्डा जी को सादर आमंत्रित भी करता हूं कि वह अपना यशस्वी मार्गदर्शन लखनऊ के प्रबुद्ध जनों को दें और पार्टी के माध्यम से जो लोक कल्याण के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कोटि कोटि कार्यकर्ता उनके मार्गदर्शन में कर रहे हैं, केंद्र की प्रदेश सरकारों की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और किस संकल्प के साथ कर रहे हैं, इस दिशा से यहां का प्रबुद्ध जन ये सब जानने का उत्सुक होगा। मैं एक बार फिर से आपका प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मित्रों, आज मैं अपने
यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करूंगा। एक बार मैं कहना चाहूंगा कि आज देश नहीं दुनिया के अंदर सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी, 18 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी का नेतृत्व जिस प्रकार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, अभी 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रूप में कार्यकाल का काम करते हुए, और मैं कह सकता हूं 1 वर्ष कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्धियों और चुनौतियों से भी भरा रहा है। मैं ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिनके नेतृत्व में मैं कह सकता हूं कि बिहार में भी हमने सरकार बनाई, और बिहार के साथ साथ हमने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाई और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को भी हमने जीतने का काम किया, और बंगाल में भी हम बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे अपने यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करूंगा कि यहां पर आएंगे, एक बार अपने कार्यकर्ताओं से और साथ में जनता जनार्दन और साथ में प्रबुद्ध नागरिकों से मैं आग्रह करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े होकर के जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। या लगना चाहिए कि अटल जी की धरती है, लखनऊ की सरजमी है। भारत माता की, भारत माता की, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आज के इस प्रबुद्ध नागरिक जन के कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मशील, संवेदनशील और जुझारू मेहनतकश अध्यक्ष सम्मानीय स्वतंत्र देव सिंह जी, पार्टी के साथ अपने आप को समावेश करते हुए हमारे वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी और बिहार से सांसद और पूर्व मंत्री सम्मानीय राधा मोहन सिंह जी, हमारे सह प्रभारी श्री वाई सत्या कुमार जी, जो हमारे यहाँ के राष्ट्रीय मंत्री और सह प्रभारी हैं, हमारे दिनेश शर्मा जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे महामंत्री और आज के कार्यक्रम के मंच संचालक गोविंद शुक्ला जी, हमारे दुष्यंत जी राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे अरुण सिंह जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, और यहाँ लखनऊ में भारत रत्न सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मस्थली में उपस्थित हमारे सभी प्रबुद्ध नागरिक सज्जन बंधुओं, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी और वरिष्ठ पत्रकार बंधु, मुझे आज भगवान श्री राम जी की जन्मस्थली उस प्रदेश में आने का मौका मिला। भगवान श्री कृष्ण भगवान जी की कर्मस्थली, हमारे महापुरुषों के द्वारा जो दुनिया को दृष्टि दी गई ऐसी कर्मस्थली में आने का सौभाग्य मिला है। मैं ऐसी धरती को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। महर्षि वेदव्यास जी की धरती, हमारे संत रविदास जी की धरती, और अगर हम वैचारिक पृष्ठभूमि पर देखें तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की धरती, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की धरती, हमारे वैचारिक दृष्टि से कार्य को आगे बढ़ाने वाले सम्मानीय दीनदयाल जी की धरती, और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मस्थली को मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के आप सबसे अपनी वक्तव्य को शुरू करता हूं। मित्रों, कल ही आज तक का और कार्वी इनसाइट्स का एक पॉल सर्वे आया है, जिस सर्वे में देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को आज तक का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में देखा गया है और उनको
लोकप्रियता सबसे अधिक हमको देखने को मिली है। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आजाद भारत में भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला। उसके बाद काफी नीचे आकर के नंबर आता है इंदिरा गांधी जी का, और सबसे अंत में आता है जवाहरलाल नेहरू जी का। ये पॉल सर्वे में एक बात और देखने की है, इस सर्वे में, कि 17 साल जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री रहने का मौका मिला, 14 साल इंदिरा गांधी जी को मौका मिला, अटल जी को टुकड़ों में 6 साल मौका मिला, और हमारे मोदी जी ने तो अभी 6 साल ही कंप्लीट किए हैं। लेकिन हमारी दृष्टि हमको देखना चाहिए। और मैं आपके साथ खुशी के साथ ये इजहार करना चाहता हूं कि नंबर 1 मुख्यमंत्री में पॉल सर्वे में श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। इनको भी मैं बधाई देता हूं। इनको भी जहां मैं बधाई देता हूं, वहीं हम सब लोगों को ये सोचने के लिए, विचार करने के लिए, प्रबुद्ध नागरिक जन के तरीके से ये ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर ये रेटिंग होती कैसे है और क्यों होती है। मित्रों, जो काम, चुनाव तो बहुत लोग जीतते हैं, सरकारें तो बहुत लोग बनाते हैं, नेता तो बहुत लोग बनते हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बहुत बनते हैं, लेकिन जो जनता के साथ जुड़ करके दिन रात एक करके जनता की तस्वीर और तकदीर बदलता है, उनको आगे इस तरीके का स्थान मिलता है। और मैं फिर कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, और आपके और हमारे सर्टिफिकेट से कुछ बात नहीं बनती है। जनता का आशीर्वाद चाहिए। अभी अभी भारत के एक तरीके से मिनी इलेक्शन हुआ। कई जगह पर स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, कहीं बाई इलेक्शन हुआ, कहीं प्रदेश का चुनाव हुआ, कहीं बड़े चुनाव हुए, कहीं छोटे चुनाव हुए। धारा 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में ऊपर चुनाव हुआ। लेह की ऑटोनॉमस हिल काउंसिल की 26 सीटों में 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प ने, इच्छा शक्ति ने और अमित शाह जी की रणनीति ने जम्मू कश्मीर की धारा 370 को धाराशाही कर दिया। वर्षों से हम नारे लगाते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, लेकिन रणनीति के तहत यह धाराशाही हुआ। क्या कहा कांग्रेस ने? खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, गुपकर का रिजोल्यूशन, प्रस्ताव, इकट्ठे हो जाओ। कोई चीन की बात करे, कोई बोले ये झंडा तो तब उठाऊंगा जब ये झंडा की बात बनेगी। और कहा चुनाव में आना, चुनाव में देखेंगे। वहां के चुनाव के नतीजे ने बता दिया है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तीनों इकट्ठी होकर के आ जाए, बीजेपी उनके वोट शेयर में आगे निकल गई। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। बांदीपुरा में हम जीते, श्रीनगर में हम जीते। ये कौन से इलाके हैं? जम्मू कश्मीर में हम जीते, और सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आई तो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है। हमको समझना चाहिए। कहां गए वो खून खराबे वाले? क्या कहते थे, क्या विचार था? वहां से लेकर के आप नीचे आ जाइए, तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में दुबाका सीट का बाई इलेक्शन था। ऊपर मुख्यमंत्री की सीट है, उस दुबाका के ऊपर बाएं तरफ बेटे की सीट है और नीचे दामाद की सीट है। 3 तरफ से घिरा हुआ है
और बीजेपी ने बाई इलेक्शन में दुबाका में धमाका कर दिया। यह हमको ध्यान रखना चाहिए। सरकार उनकी, दामाद मंत्री, बेटा मंत्री, खुद मुख्यमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां खिलता है। हैदराबाद में हमारे पास 4 सीटें थी, चुनाव हुआ, हम 48 सीट जीत करके आए, 48 सीटें जीत कर। कर्नाटक में हम लोगों ने 18,000 वार्ड जीत लिए, मैक्सिमम नंबर। कर्नाटक में 2 विधानसभाओं की सीट हुई, दोनों की दोनों विधानसभा की सीट बीजेपी ने जीती। मध्य प्रदेश में 28 में से 22 सीटें जीती। उत्तर प्रदेश में से 7 में से 6 सीटें जीत ली। और वो कौन सी सीट थी सतदेव जी, जो हमने कभी नहीं जीती थी? बांगरमऊ। 6 हमारी सीट थी, 6 की 6 हमने जीती। बिहार का चुनाव बड़े इंतजार कर रहे थे, आ गया बाद में चला गया और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया। सबसे हाई स्ट्राइक रेट रही तो वो भी हमारी बिहार में रही। मणिपुर में 5 में से 4 सीटें बीजेपी जीतती है। अरुणाचल प्रदेश में सारे का सारी सीटें 82% सीट्स भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता है। नॉर्थ ईस्ट में यह समझना चाहिए। गुजरात में 8 में से 8 सीटें बीजेपी की, और ये 8 सीटें कांग्रेस की थी, ये भी बीजेपी ने जीत ली। सिलवासा में सारी सीटें बीजेपी ने जीती। राजस्थान में कहते थे किसान है यहां पर, गांव का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी वहां भी विजयश्री हुई। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला, और प्रदेशों में उसका परिवर्तन करने के लिए हमारे नेतृत्व, फिर वो योगी जी हो, फिर चाहे प्रदेश के अन्य नेता हो, उन सब लोगों ने मिलकर मेहनत की, जिसका उसमें से उसका निचोड़ निकला। ये हमको देखिए समझना चाहिए। कोरोना तो सबके लिए नया था, कोरोना का अटैक तो सबके लिए बराबर था। फर्क इतना था कि अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ थी और भारत की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ थी। फर्क तो यह था कि यूरोप तो छोटा सा इलाका है, स्वास्थ्य में हमसे अच्छा था। अमेरिका में हमारा से स्वास्थ्य की सिस्टम अच्छे थे, हम उससे उनके व्यवस्थाओं के बराबर नहीं थे। लेकिन हमारे पास मोदी जी जैसा नेता था जिसने दुनिया को एक दिशा दे दी कि कोरोना से कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती। सारा अमेरिका, सारा यूरोप कंफ्यूज रहा इकोनॉमिक्स और हेल्थ के बीच में, डोलता रहा। लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, बचाएं कि नहीं बचाएं। नतीजा क्या हुआ? अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा गई और वह अपने आप को असहाय महसूस करने लगी। चुनाव का कारण बना, अमेरिका के अंदर मुद्दा बना, और चुनाव में हमको मालूम है कि इस तरीके से उनको दिक्कतें आई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे याद है पार्लियामेंट में कोरोना के आने के पहले 5-7 दिन पहले वो जब बैठे थे तो उन्होंने हम चर्चा में कहा, मैं अस्वस्थ हूं, मैं कुछ देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इसमें हमको कुछ न कुछ देखना पड़ेगा। वो देख सकते थे। और मुझे याद है कि उसके 3 दिन बाद पार्लियामेंट बंद हुई और बाद में फिर जनता कर्फ्यू, और जनता कर्फ्यू के बाद बोल्ड और टाइमली डिसीजन लॉकडाउन का लगा करके देश की 130 करोड़ जनता को बचाने का काम किया। उस समय हमारे पास 1500 पर डे टेस्टिंग कैपेसिटी थी, 1500। NIV पुणे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में लैब थी। आपके यहां लखनऊ से भी पहले वहां जाता था और वहां से टेस्ट होकर के 4-5वें दिन आता था, तब पता चलता था। लॉकडाउन लगा, देश को तैयार किया गया और आज हम कह सकते हैं कि 10 लाख
कोरोना की टेस्टिंग की कैपेसिटी भारतवर्ष में है और आपके उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग कैपेसिटी है। यह हमको समझना चाहिए। यह है लॉकडाउन की खूबी, यह है बोल्ड डिसीजन और यह है उन चीजों को ठीक करने का रास्ते। उस समय हमारे पास टेस्टिंग लैब्स 150 थी, आज हमारे पास टेस्टिंग लैब्स 2096 है। उस समय कोविड हॉस्पिटल्स जो थे वो एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था। आज 1500 यानी 1543 हमारे पास कोविड के हॉस्पिटल्स हैं। उसी तरीके से उस समय वेंटिलेटर एक भी भारत में नहीं बनता था। आज 3 लाख वेंटिलेटर आत्मनिर्भर भारत में बन रहे हैं। उस समय पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बाहर से आता था, आज 5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रतिदिन बन रहे हैं। यह कोविड में भारत को तैयार करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये छोटी घटना नहीं है। और देखिए, नेतृत्व ऐसा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद अगर किसी की बात किसी ने सुनी इस लेटर और स्पिरिट में, तो वो नरेंद्र मोदी जी की बात सारे भारत ने एक साथ सुनी और यह कोविड की लड़ाई में हम लोग सब कुछ साथ होकर के लड़े, ये हमको मालूम है। ये दीगर बात है कि कांग्रेस के लोगों को लगा लॉकडाउन क्यों लगाया, जब लगाया तो लॉकडाउन क्यों उठाया। ये बेचारे ऐसे ना कि सूरज क्यों उगा, अब अस्त क्यों हो गया। ये राजनीति का स्तर हो गया है। लेकिन इस लॉकडाउन के माध्यम से जो देश को दिशा दी गई, और इतना ही नहीं, लॉकडाउन लगा, 1,70,000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज मोदी जी ने दिया। 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर के दीपावली और छठ तक 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति खिलाने का काम किया ताकि उनको अनाज की कोई कमी ना हो। और हमारे योगी जी ये पीछे थोड़ी ना रहते, इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की तरफ से हम भी देंगे और यहां भी हर तरीके से उसकी मदद की गई। वो हमारे को देखने को मिला। देखिए देश कैसे नेतृत्व में बदलता है। एक समय में एक प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे रास्ते में घिस जाते हैं, जो हाथ लगाता है नोट को वो उसमें से निकाल लेता है और 15 पैसा पहुंचता है। और यह जो लोग डिजिटल इंडिया को क्रिटिसाइज करते थे, वही कोरोना में मोदी जी ने न पोस्टमैन, न पोस्ट ऑफिस, न बैंक, सीधे 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए 3 महीने के लिए 1500 रुपए पहुंचा दिए। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से दिव्यांगजनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, ओल्ड एज पेंशन वालों के लिए, हमारे विधवाओं के लिए, उनके लिए भी 1-1 हजार रुपए 3 महीने पहुंचाने का इंतजाम किया। ये बदलता भारत है, ये सशक्तिकरण का भारत है। और इसलिए जब कभी गुजरात के चुनाव आए, उत्तर प्रदेश के चुनाव आए या रेटिंग हो, तो उसमें सबसे ऊपर अव्वल दर्जे पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी आते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये आत्मनिर्भर भारत, जब आत्मनिर्भर भारत का बात आई तो कांग्रेस बोली ये क्या भला है। अरे तुमने तो निर्भर भारत बनाया हुआ था, तुमको क्या मालूम आत्मनिर्भर क्या होता है। ये तो आत्मनिर्भर भारत तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया। 20 लाख करोड़ रुपए इस पर इन्वेस्ट होंगे, 1 लाख करोड़ रुपए किसानों पर खर्च होगा। पैसा मोदी जी का होगा, किसान तय करेगा कि उसको क्या चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, अनाज का स्टोरेज चाहिए, सड़क चाहिए, मंडी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, या उसको अपनी व्यवस्थाओं को पहुंचाने के लिए एयर कंडीशन गाड़ी चाहिए। जो तय करेगा, पैसा मोदी जी का होगा, खर्च किसानों पर होगा। ये 1 लाख करोड़ रुपए का फार्म गेट का इंतजाम किया गया। एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने का इंतजाम किया गया। उसी तरीके से एमएसएमई सेक्टर को हर तरीके का समर्थन देने का प्रयास हुआ है। लोकल फॉर वोकल बनाने की बातचीत हुई, और लोकल फॉर वोकल बनाने की दृष्टि से, हर दृष्टि से अगर हम देखें, यहां उत्तर प्रदेश में भी आगरा कानपुर का लेदर इंडस्ट्री, लखनऊ में चिकन एम्ब्रॉयडरी, वाराणसी में टेक्सटाइल्स,
बुलंदशहर की पॉटरी, मुरादाबाद का तांबा उद्योग, कन्नौज का इत्र, ये सबको वोकल फॉर लोकल हमको बनाना है, वर्ल्ड ब्रांड बनाना है। इसके लिए हमको आगे बढ़ना है। ये आत्मनिर्भर भारत की सीख है। और योगी जी ने तो कहा है कि हम हर जिले में एक न एक सामान को हम उसके साथ वोकल फॉर लोकल करेंगे। और मैं कहता हूं कि ये इस काम में आगे बढ़े। यह उत्तर प्रदेश की आर्थिक तस्वीर बदल डालेगा। इसको हमको समझना चाहिए। ये आत्मनिर्भर भारत है। मित्रों, इतना ही नहीं है। जब कोविड आया तो भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं रही। अगर 24 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अगर 24 करोड़ लोगों को हम लोगों ने फूड पैकेट पहुंचाए और उनकी सुविधा की व्यवस्था की, सैनिटाइजर पहुंचाया, करोड़ों की संख्या में हमने फेस कवर बनाए। जहां फेस कवर नहीं मिलता था वहां महिला मंडल, महिला मोर्चा, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मिलकर करोड़ों की संख्या में फेस कवर बनाए, नए नए डिजाइन के फेस कवर बनाए, एक नया क्रांति ला करके खड़ी की है। वहीं उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहा। 4 करोड़ 32 लाख फूड पैकेट बीजेपी उत्तर प्रदेश ने बांटा। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। राशन किट बांटे लगभग 41 लाख, मोदी किट 41 लाख बांटे गए। यानी सरकार तो आगे आई, पार्टी भी उसमें अपने आप को जोड़ा। मास्क लगभग 1 करोड़ मास्क बांटे गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। और आरोग्य सेतु में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश में जोड़ा गया। मैं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की शाखा को और हमारे स्वतंत्र देव जी को और उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने और सभी विधायकों ने, सब लोगों ने मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इन्वेस्टर्स मीट जो हुआ उसमें लगभग 4 करोड़ 68 लाख करोड़ रुपए का एमओयू हुआ। मुझे बताया गया है कि 3 लाख करोड़ का जो एमओयू हुआ था वो उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होकर के काम शुरू हो गया है। मुझे यह भी बताया गया कि 33 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। यह बदलता उत्तर प्रदेश है जिसको हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से 8 लाख एमएसएमई सेक्टर के लोगों को भी इसमें अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का इंतजाम किया गया है, जिसको हम वोकल फॉर लोकल के साथ जोड़ सकते हैं। उसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, जब स्वच्छ भारत का स्कीम प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी तो उस समय क्या बोलते थे, लाल किले के प्राचीर से खड़ा होकर के प्रधानमंत्री जी सफाई की बात कर रहे हैं। अरे तुम क्या जानो सफाई का अर्थ क्या होता है, स्वच्छ भारत का अर्थ क्या होता है, ये इज्जत घर का मतलब क्या होता है, ये टॉयलेट्स का मतलब क्या होता है, ये ओडीएफ का मतलब क्या होता है। लगभग 11 करोड़ टॉयलेट्स इस देश में स्वच्छ भारत के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 95 लाख टॉयलेट्स बने, यानी 2 करोड़ टॉयलेट्स बने। और ये उत्तर प्रदेश की बहनों को सौगात भी है और यह उनके सशक्तिकरण का बहुत बड़ा परिवर्तन का माध्यम है, जिसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, कहना अच्छा नहीं लगता, गांव का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बहुत बार घूमा हूं। लोग, बहनें हमारी सूर्योदय से सूर्यास्त का इंतजार करती थी अपने नित्य क्रम के लिए। क्या मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? यह आजाद भारत की तस्वीर थी, 2014 तक की तस्वीर थी। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 95 लाख इज्जत घर बने हैं, यानी 1 करोड़ 95 लाख बहनों को इज्जत देने के साथ साथ सम्मान देने का काम हुआ है। उसको हमको समझना चाहिए। और सारे देश में 11 करोड़, और आज इंडिया इज टोटल ओडीएफ फ्री, 100% फ्री। यह परिस्थिति आखिर की खड़ी हुई। मैं तो स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, इसका असर डायरिया पर पड़ता है, इसका असर डिजीजेस पर पड़ता है, इसका असर जॉन्डिस पर पड़ता है, इसका असर वाटरबोर्न डिजीजेस पर पड़ता है। ये सिर्फ, इसको आप इज्जत घर मत मानिए, इसको सिर्फ टॉयलेट मत मानिए। ये हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा सूचकांक है जो हेल्थ के इंडिकेटर्स को आगे ठीक करेगा। ये हमको समझना चाहिए। अगर मैं बात करूं जनधन योजना की, इसका भी मजाक बनाया गया। मोदी जी खाते खुलवा रहे हैं, मोदी जी खाते खुलवा रहे हैं। अरे मिसेस गांधी ने 1971-72 में बैंक नेशनलाइज किए थे, 71-72, और क्या कहा था कि यह गरीबों के लिए दरवाजा खुलेगा। क्या दरवाजा खुला कि गरीब
इसकी दहलीज पार ही नहीं कर पाया, बैंक की दहलीज। गरीब तो गया ही नहीं वहां, गरीब तो रह गया सूदखोर के बीच में, उसी से पैसे लेता हुआ। आपको मालूम है 2014 में खाता धारक कितने थे? 2.25 करोड़, और आज लगभग 50 करोड़ खाता धारक है, और जनधन योजना में 40 करोड़ है। इस बात को हमको समझना चाहिए। 50 करोड़ है और इसमें 40 करोड़ इसके अंदर है जनधन खाते के तहत। और उत्तर प्रदेश में अगर मैं देखूं तो इसी में लगभग 7 करोड़ अकाउंट्स यहां पर खुले हैं। 7 करोड़ का कंट्रीब्यूशन हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों ने किया है, उसको हमको समझना चाहिए। मैं अभी सुबह बूथ के फंक्शन में बोल रहा था, मैंने वहां भी कहा, मैं यहां भी कहूंगा, ये गैस का कनेक्शन सिर्फ गैस का कनेक्शन नहीं है मित्रों। आपको लगता होगा ये गैस का कनेक्शन है, और इसकी संख्या भी 8 करोड़ है, और उत्तर प्रदेश में यह संख्या 1,47,00,000 है जिन बहनों को गैस का कनेक्शन मिला है। मैं नहीं जानता आप लोग गांव के साथ कितना जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं। मुझे मालूम है कि हमारी बहनें सुबह 5 बजे उठ करके जंगलों में जाती थी, और जो गांव का रहने वाला होगा उसको जंगल से आवाज आती थी, ठक ठक ठक, लकड़ी काटी जाती थी। वो लकड़ी का बोझा लेकर के आती थी, घर में चूल्हा जलाती थी, लकड़ी गीली होती थी, धुआं बहुत छोड़ती थी, उस धुएं को अपने साथ जोड़ती थी, और तब सुबह की चाय घर वालों को पिलाती थी। ये कहानी गांव की है, और इतने पर भी रुक जाते तो भी मैं मानता। चलिए मैं आपको अपने गांव दिखाता हूं, और पुराने गांव में देखिएगा 20 साल 30 साल पहले कोई न कोई महिला किसी न किसी पेड़ से गिर करके या तो रीढ़ की हड्डी तोड़वाई बैठी थी या पांव की हड्डी तोड़वा करके बैठी थी। ऐसी स्थिति भी हमने देखने को मिली। और आज एनवायरमेंट भी क्लीन, जंगल भी लग रहे हैं, और साथ ही साथ हमारी बहनें भी 6 बजे सुबह उठ करके सिलेंडर का सिर्फ नॉब घुमाती हैं और चाय घर को पिला देती हैं। यह सशक्तिकरण होता है। और इतना ही होता तब भी मैं मानता हूं। देखिए इन सबके इफेक्ट को समझिए। यही आपको मालूम नहीं, लेकिन मेरे यहां तो हमारे घर के में काम करने वाली जो बहनें होती थी उनको हमने देखा है, चूल्हे से जब बाहर निकलती थी तो बाहर निकल करके आंसू बह रहे होते थे, नाक से पानी चल रहा होता था, और कम से कम 200 सिगरेट से 300 सिगरेट का धुआं अपनी छाती में वो ले चुकी होती थी, क्योंकि चूल्हे के बगल में बैठ के फूंक फूंक करके उसको आग जलानी पड़ती। वो कहानी भी हमने देखी। इसका असर उनके फेफड़ों में कितना पड़ता था, आगे चल करके फेफड़ों की बीमारियों में महिलाओं में कमी आएगी। इस बात को भी हमको समझना चाहिए, हेल्थ के इंडिकेटर्स को हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, अगर मैं हर दृष्टि से बात करूं, अगर मैं सौभाग्य योजना की बात करूं, लगभग उसमें भी आप देखिए 1,28,00,000 हाउस होल्ड को यूपी में बिजली का कनेक्शन दिया गया। 1,28,00,000, और सारे देश में 2,06,00,000 लोगों को यह कनेक्शन दिया गया। अब फिर मैं ये कहूंगा, मुझे नहीं मालूम आपको कितना मालूम है और आप कितना जुड़े। हमारे यहां जब गांव में कोई नया मकान बनाता था और उसका मकान अगर 50 मीटर दूर होता था, क्योंकि वो अपने खेतों में बनाएगा गांव में मकान, तो उसको बिजली का कनेक्शन लेना होता था, तो जेई पूछता था तार है तेरे पास? नहीं, तो बोला तार खरीद के आ। तो पहले तो 6 महीने इसी में दौड़ाता था कि हजूर मैं गरीब आदमी तार कहां से लाऊं। फिर बोलता था जूनियर इंजीनियर, अच्छा एक काम कर, आधी मैं दूंगा आधी तू खरीद ले। फिर बड़े रोप में ये भी कहते थे कि गांव वालों को बुलाना, खंबा ले जाना, खंबा वहां लगा देना, हमारा जेई आएगा बिजली का कनेक्शन दे जाएगा। ये होता था कि नहीं होता था? आज सौभाग्य योजना में मोदी जी ने कहा घर का कनेक्शन लगाने का काम आपका और बिजली और खंबा देने का काम सरकार का। हम आपको बिजली लगाएंगे और 1,28,00,000 लोगों के घरों में उत्तर प्रदेश में बिजली का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। अब बिजली सिर्फ बिजली नहीं होती है, बिजली का मतलब विकास होता है, बिजली का मतलब पढ़ाई होती है, बिजली का मतलब टेलीविजन होता है, बिजली का मतलब फ्रिज होता है, बिजली का मतलब विकास के दृष्टि से उसके आयोजन होता है, ये एम्पावरमेंट होता है, जिस काम के लिए हम वर्षों तक वंचित रहते थे। 18,000 गांव 2014 तक बिजली के बगैर थे। 18,000 विलेजेस। मोदी जी ने तय किया कि 1,000 दिनों के अंदर ये सारे के सारे इलेक्ट्रिफाइड हो जाएंगे। हुए। जब नीतियां तय होती हैं और नीतियों को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो उसमें से जरूर काम होकर के आगे बढ़ता है। उसी तरीके से लगभग 8,56,00,000 लोगों को
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किस्तें दी गई हैं। 2,000 रुपए अभी उनके 18,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर हुआ किसानों के लिए। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों, इसको समझना होगा कि यह किसान से के लिए कितने हद तक और किस तरीके से यह परिवर्तन लाने में अपना योगदान कर रहा है, वो हमको समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात करूं अगर विकास के दृष्टि से, तो मैं कई बार, ये बड़ा प्रदेश है इसलिए यहाँ बड़े काम होते हैं और बड़े काम होने भी चाहिए, लेकिन मैं एक बात देखता हूं कि योगी जी जिस तरीके से केंद्र की स्कीमों में पूरा योगदान करते हैं और इनको जो योगदान मोदी जी का आशीर्वाद मिलता है उसके चलते जो विकास होता है उसको भी समझना चाहिए। न्यू भावपुर से लेकर खुर्जा के सेक्शन की ईस्टर्न डेडिकेटेड बना है, इसका इनॉग्रेशन फ्रेट कॉरिडोर बना है, इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी ने 29 दिसंबर को किया है। अभी जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का पैकेज हुआ है उसमें 7,725 करोड़ रुपए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए आपको मिल रहा है, जो लगभग 2.8 लाख जॉब्स को क्रिएट करेगा। उसी तरीके से अभी अगर हम देखें तो ये जो यहां पर प्रधानमंत्री ग्रामीण बेनिफिशियरी की दृष्टि से 2,691 और लगभग 6.1 लाख पीएम ग्रामीण बेनिफिशियरीज को उत्तर प्रदेश में लाभ मिला है। अगर हम आगरा मेट्रो की बात करें तो 7 दिसंबर को उसका भी इनॉग्रेशन हुआ है, उसका भी काम चला है और वो 29.4 किलोमीटर लेंथ का 8,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो रहा है। उसी तरीके से 6 लेन प्रोजेक्ट 73 किलोमीटर वाराणसी प्रयागराज सेक्शन का, उसका भी काम चला है। उसी तरीके से विंध्याचल में 5,555 करोड़ रुपए का 22 नवंबर को विंध्याचल प्रोजेक्ट्स में भी ड्रिंकिंग वाटर के लिए उसके भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास होकर के वो काम शुरू हुआ है। एक जिसको बोलते हैं कि एक तरीके से झड़ी लगी हुई है कार्य के विकास के दृष्टि से। मैंने पहले ही बताया आपको यहाँ किसान में अपने टॉयलेट्स के दृष्टि से स्वच्छ भारत में कितना काम हुआ है। साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो विकास की तो कहानी है ही, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में भी उत्तर प्रदेश ने एक अपना परिवर्तन दिखाया है, इसको भी हमको समझना चाहिए। कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके पहले भी सरकारें थी। ये सरकार आएगी तो इनकी गुंडागर्दी चलेगी, वो सरकार आएगी तो उनकी गुंडागर्दी चलेगी। ये क्या तरीका था? क्या साधारण आदमी कहां जाए, कभी सोचा था? लेकिन हां, हम ये बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि योगी जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये तो छोड़िए, नेताओं को भी समझ में आ गया कि लॉ एंड ऑर्डर होता क्या है। और जीरो टॉलरेंस, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम और इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से पूरी योजनाओं के साथ काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मित्रों, हम विकास की दृष्टि से हम बहुत सी बातें आपसे कह सकते हैं। उसी तरीके से रिलीजियस रिवाइवलिज्म, टूरिज्म की दृष्टि से कहीं दीपोत्सव बन रहा है, कहीं प्रयागराज का कुंभ हो रहा है, कहीं कृष्ण की जन्माष्टमी हो रही है और सभी कार्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान देकर के काम हो रहा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। तो यह भी जो जिसको हम कहते हैं कि एक रिवाइवलिज्म की दृष्टि से जो काम हुआ है वो बहुत ही सराहनीय है। मित्रों, मैं अपने सभी लोगों से ये जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, जिंदा समाज वो होता है जो अच्छे लोगों को शाबाशी दे और जो गलत लोग हैं उनको घर में बैठने आने का इंतजाम करे। इसको जिंदा समाज कहते हैं। हम तो काम कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो हम सरकार के साथ खड़े होकर के दिन रात काम कर सकते हैं। ये कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके पास इतनी बड़ी फॉलोइंग हो और वो लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर घर से बाहर निकल करके कोरोना की चिंता न करते हुए लोगों की चिंता के लिए जुट जाए? वो भारतीय जनता पार्टी है, ये हमको समझना चाहिए। और छोटा काम नहीं किया। 25 करोड़, 20 करोड़ फूड किट और 25 करोड़ फूड पैकेट प्रतिदिन, घरों से 500-500 फूड पैकेट बन करके निकलना और वो निकल करके लोगों तक देना। आपने तस्वीर देखनी, आपने वो ई बुक देखना जिसमें वो काम हुआ है, किस तरीके से लोगों ने काम किया है।
तो सारी पार्टियां उस दिन तो लॉकडाउन थी, अभी तक लॉकडाउन है, सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के सिवाय और कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, आज भी नहीं करते। इसलिए जिंदा समाज का काम है कि जो काम करते हैं उनको शाबाशी दें और इनको क्वारंटाइन और आइसोलेशन में रखें, इसकी भी चिंता आप करें, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जो बोले सोनियाल, बोलो भारत माता की, भारत माता की। तो मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं। ये अटल जी की कर्मस्थली रही है। उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने बताया कि विचार की दृष्टि से दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार को लेकर अंत्योदय योजना से लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के हम चलने वाले लोग हैं। आप सब लोग ऐसे राजनीतिक दल को, ऐसी सरकार को समर्थन बनाए रखेंगे, उसको और शक्ति प्रदान करेंगे, उसको और ऊर्जा प्रदान करेंगे। और पार्टी की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारा उद्देश्य सत्ता पर बैठने का नहीं है। हम उन लोगों में से हैं कि हम 2 दिन रहे न रहे, लेकिन विचार रहना चाहिए, देश रहना चाहिए और देश को प्रगति करना चाहिए। इसलिए मित्रों, आप सब लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप इसी तरीके से अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हम लोगों को ताकत प्रदान करें और हम उस ताकत का सदुपयोग करते हुए अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति की सेवा के साथ साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने हमारे उत्तर प्रदेश को 2 दिन का अपना अमूल्य समय दे करके प्रवास किया।